हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देख रहे हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड की। और ये जो नावल है वो हार्पर ली ने लिखी है। ये नावल बहुत ही फेमस है, पब्लिश हुई थी 1960 में और इसे पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय इनोसेंस, तो कैसे मासूमियत को ख़त्म किया जाता है, इसके बारे में ये एक कहानी है। तो ये कहानी एक बिल्डिंग्स रोमन है जो कि स्काउट फिंच और जेम फिंच, ये जो दो बच्चे होते हैं, वो कैसे बचपन से बड़े होते हैं और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो क्या क्या देखते हैं, इसके बारे में ये कहानी है। इसलिए ये एक बिल्डिंग्स रोमन है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स देख लेते हैं और फिर हम समरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है स्काउट फिंच का, जो कि नरेटर है और प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की। जीन लुइस स्काउट, ये उसका पूरा नाम होता है। जीन लुइस स्काउट फिंच लिव्स विथ हर फादर एटिकस, हर ब्रदर जेम एंड देयर ब्लैक कुक कैलिफोर्निया इन मेकॉम। मेकॉम नाम की जगह में स्काउट अपने फादर एटिकस, अपने ब्रदर जेम और अपने कुक जो कि एक ब्लैक होती है कैलिफोर्निया, उसके साथ मेकॉम में रहा करती थी स्काउट। सेकेंड कैरेक्टर है एटिकस फिंच का, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एटिकस फिंच स्काउट और जेम के फादर होते हैं, जो कि एक लॉयर होते हैं बाय प्रोफेशन। अ लॉयर इन मेकॉम डिसेंडेड फ्रॉम एन ओल्ड लोकल फैमिली। तो काफ़ी टाइम से वो लोग मेकॉम में रहा करते थे। अ विडोअर विद अ ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर, तो वो एक विडोवर थे, उनकी वाइफ नहीं थी, मर चुकी थी। एटिकस हैज़ इंस्टिल्ड इन हिज चिल्ड्रन हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरालिटी एंड जस्टिस। तो एटिकस ने अपने बच्चों में भी वही क्वालिटीज़ डाली है जो उनके अंदर खुद है। तो वो एक बहुत ही जस्ट आदमी थे, जस्टिस पर उनका पूरा भरोसा था क्योंकि वे एक लॉयर थे, और इन्हीं खूबियों को उन्होंने अपने बच्चों में डाला था कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए और गलत होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू रेसिडेंट्स ऑफ मेकॉम कमिटेड टू रेशियल इक्वालिटी। तो वो मेकॉम में रेशियल इक्वालिटी लाना चाहते हैं। जब वो देखते हैं कि किस तरीके से ब्लैक्स के साथ, अफ्रीकन लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो उन्हें बिल्कुल भी उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें बुरा लग जाता है इस बात का। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है जेम फिंच, स्काउट्स ब्रदर एंड कॉन्स्टेंट प्लेमेट एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। तो जेम फिंच जो है वो है स्काउट फिंच का भाई और उसके साथ वो हमेशा खेलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है अर्थर बू रैडली, अ रेक्लूज हु नेवर सेट्स फुट आउटसाइड हिज हाउस। तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फिंच फैमिली के बगल में रहा करता था, लेकिन वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। तो वो एक रेक्लूज है, यानी कि वो कभी भी लोगों के साथ बातचीत नहीं करता है, वो हमेशा अपने घर में रहता है। बू डोमिनेट्स द इमेजिनेशंस ऑफ जेम, स्काउट एंड डिल। तो बेसिकली उसका नाम है अर्थर रैडली, लेकिन वो जो बच्चे हैं जेम, स्काउट और उनका फ्रेंड डिल, वो अर्थर रैडली को बू कहते हैं। ही इज़ अ पावरफुल सिंबल ऑफ गुडनेस स्वाद इन एन इनिशियल श्राउड ऑफ क्रीपीनेस। तो ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कि वो क्रीपी है, अजीब है, लेकिन एक्चुअली अर्थर रैडली एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। लीविंग लिटिल प्रेजेंस फॉर स्काउट एंड जेम एंड एमर्जिंग एट एन अपॉर्चुन मोमेंट टू सेव द चिल्ड्रन। तो वो स्काउट और जेम दोनों बच्चों के लिए प्रेजेंट्स छोड़ा करता था उनके घर के आसपास, और जब वो बच्चे मुसीबत में फंसते हैं तब अर्थर रैडली ही उन्हें बचाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स बेकर डिल हैरिस। तो डिल बेसिकली पेट नेम होता है चार्ल्स बेकर हैरिस का। वो जेम और स्काउट का फ्रेंड होता है, समर नेबर एंड फ्रेंड। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉब एवेल, अ ड्रंकन मोस्टली अनएम्प्लॉयड मेंबर ऑफ मेकॉम्स पुअरेस्ट फैमिली। तो मेकॉम के जो सबसे गरीब परिवार होता है उसका ये मेंबर होता है उस परिवार का, और हमेशा ड्रंक रहता था, एक अल्कोहलिक होता है, वो शराबी होता है। इन हिज नोइंगली रॉन्गफुल एक्यूजेशन दैट टॉम रॉबिन्सन रेप्ड हिज डॉटर, एवेल रिप्रेजेंट्स द डार्क साइड ऑफ द साउथ। तो साउथ अमेरिका में किस तरीके से स्लेव्स के साथ, अफ्रीकन्स के साथ बुरा व्यवहार होता है, उसका एग्जाम्पल है बॉब एवेल, क्योंकि वो एक ब्लैक व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन के ऊपर आरोप लगाता है कि टॉम रॉबिन्सन ने उसकी बेटी एवेल माइला एवेल का रेप किया है।
तो साउथ अमेरिका में ये सारी चीज़ें जैसे इग्नोरेंस, पॉवर्टी, स्क्वालर, पैसे उड़ाना और रेसिस्ट चीज़ें करना, ब्लैक्स के साथ अत्याचार करना, ये सारी चीज़ें होती थी। और बॉब एवेल जो है उसी का एक सिंबल है, उसी चीज़ का प्रतीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मायला एवेल। तो मायला एवेल बॉब एवेल की बेटी होती है। बॉब एवेल्स अब्यूज लोनली अनहैप्पी डॉटर, दो वन कैन पिटी मायला बिकॉज ऑफ हर ओवरबियरिंग फादर, वन कैनॉट पार्डन हर फॉर हर शेमफुल इंडिक्टमेंट ऑफ टॉम रॉबिन्सन। तो हालांकि मायला के साथ हमें पिटी करना चाहिए, हमें उसके ऊपर दया आनी चाहिए क्योंकि उसका फादर बहुत बुरा था, लेकिन मायला को इसलिए माफ़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो टॉम रॉबिन्सन नाम के ब्लैक इंसान को जानबूझकर फंसाती है और कहती है कि टॉम रॉबिन्सन ने उसका रेप किया है, जबकि ये सरासर झूठ होता है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी टोल्ड बाय जीन लुई फिंच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 3 years 1933 टू 1935। तो ये जो स्टोरी है वो नरेटर और प्रोटैगनिस्ट जो स्काउट फिंच है, जीन लुई फिंच, वही बता रही है। और ये जो स्टोरी है 3 सालों के दौरान होती है, 1933 से लेकर 1935, ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मेकॉम्ब, अलाबामा। और उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था अमेरिका में, मंदी का दौर था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फाइनेंशियल लोगों को। और ये जो कहानी है मेकॉम्ब की है, अलाबामा में, द सीट ऑफ मेकॉम्ब काउंटी। Nicknamed Scout, the narrator, who is 6 years old at the beginning of the book, lives with her older brother Jeremy, nicknamed Jem, and their widowed father Atticus, a middle-aged lawyer. तो जीन का जो पेट नेम होता है, निक नेम होता है, वो होता है स्काउट। और वो तब सिर्फ 6 years की होती है, 6 साल की होती है। और वो अपने बड़े भाई जेरमी, जिसका नाम निक नेम होता है जेम, और अपने फादर जो कि विडोड होते हैं, यानी कि उनकी वाइफ नहीं होती है, बच्चों की मम्मी नहीं होती है, वो ख़त्म हो गई होती है, एटिकस जो कि एक लॉयर होते हैं उनके फादर, ये सभी लोग वहाँ रहते थे। तो स्काउट, उसका बड़ा भाई जेरेमी यानी कि जेम, और फादर एटिकस। दे ऑल्सो हैव अ ब्लैक कुक कैलिफोर्निया, और उनके साथ एक ब्लैक कुक कैलिफोर्निया भी रहती थी, हु हैज़ बीन विद द फैमिली फॉर मेनी ईयर्स एंड हेल्प्स एटिकस रेज द 2 children। तो कैलिफोर्निया जो कि एक ब्लैक औरत है, उनकी सर्वेंट, वो बहुत सालों से उस फैमिली के साथ रहती है और बच्चों को बड़ा करने में एटिकस की मदद करती है। जेम एंड स्काउट बिफ्रेंड अ बॉय नेम डिल हु विजिट्स मेकॉम टू स्टे विथ हिज आंट ईच समर। जेम और स्काउट का एक दोस्त होता है डिल, जो मेकॉम अपनी आंट को विजिट करने के लिए हर समर वेकेशन में आया करता था। द 3 children आर टेरिफाइड येट फैसिनेटेड बाय देयर नेबर द रेक्लूसिव अर्थर बू रैडली। और वो जो तीनों बच्चे हैं वो अपने नेबर, उनका एक पड़ोसी था अर्थर रैडली, उसको वो लोग बू बुलाया करते थे और उससे वो डरा करते थे, इसलिए क्योंकि अर्थर रैडली एक रेक्लूज इंसान था, वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता था, किसी से नहीं मिलता था। द अडल्ट्स ऑफ मेकॉम आर हेसिस्टेंट टू टॉक अबाउट बू एंड फ्यू ऑफ देम हैव सीन हिम फॉर मेनी ईयर्स। तो जो भी बड़े लोग हैं मेकॉम में, वो कोई भी बू के बारे में यानी अर्थर रैडली के बारे में बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो उसे बहुत सालों से देखा भी नहीं है। The children feed one another's imagination with rumors about his appearance and reasons for remaining hidden। तो वो बच्चे अर्थर रैडली के बारे में कहानियाँ बनाते हैं कि वो पता नहीं कैसा दिखता होगा और वो क्यों छुपा रहता है, पता नहीं वो एक इंसान भी है या नहीं। एंड दे फैंटेसाइज अबाउट हाउ टू गेट हिम आउट ऑफ हिज हाउस, और वो ये सोचते हैं कि कैसे इसको अपने घर से बाहर निकाला जाए। After 2 summers of friendship with Dill, Scout and Jem find that someone is leaving them small gifts in a tree outside the Radley place। तो 2 समर्स में वो लोग डिल को मिलते हैं और डिल के साथ बाहर खेलते हैं, और उन्हें ये दिखाई देता है स्काउट एंड जेम को कि रैडली का जो घर है उसके पास एक पेड़ है और उस पेड़ पर कुछ गिफ्ट्स लटके होते हैं। तो वो जो बेसिकली गिफ्ट्स होते हैं वो अर्थर रैडली ही उन बच्चों के लिए वहाँ पर रख रहे थे। सेवरल टाइम्स द मिस्टीरियस बू मेक्स गेस्चर्स ऑफ अफेक्शन टू द चिल्ड्रन, बट टू द डिसअपॉइंटमेंट ही नेवर अपीयर्स इन पर्सन। तो बहुत बार अर्थर रैडली उनके लिए गिफ्ट्स रखता है और कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वो उन बच्चों से पर्सनली मिलने के लिए नहीं आता। Judge Taylor appoints Atticus to defend Tom Robinson, a black man who has been accused of raping a young white woman, Mayla Ewell। तो एक जज होता है उस टाउन में जिसका नाम होता है टेलर, और वो एटिकस जो कि बच्चों के फादर होते हैं, जो कि एक लॉयर होते हैं,
उनको अपॉइंट करते हैं टॉम रॉबिन्सन का बचाव करने के लिए। टॉम रॉबिन्सन एक ब्लैक आदमी होता है और उसके ऊपर ये आरोप लगाता है कि उसने एक वाइट औरत महिला एवेल का रेप किया है, और इसीलिए जज टेलर ने एटिकस को अपॉइंट किया था ताकि वो टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड कर सकें और उसका केस लड़ सकें। Although many of Maycomb citizens disapprove, Atticus agrees to defend Tom to the best of his ability. तो मेकॉम के सभी जो वाइट सिटीजन्स थे, गोरे लोग थे, वो इस चीज़ का मना करते हैं कि तुम एक वाइट इंसान हो तो तुम एक ब्लैक का साइड कैसे ले सकते हो, ब्लैक इंसान का साइड कैसे ले सकते हो। लेकिन एटिकस ये डिसाइड करता है कि वो टॉम को डिफेंड करेगा, उसका केस लड़ेगा, जितना भी उसके बस में होगा, जितना भी उससे हो सकेगा वो टॉम की मदद करेगा। अदर चिल्ड्रन टॉन्ट जेम एंड स्काउट फॉर एटिकस एक्शन, कॉलिंग हिम अ निगर लवर। तो बाकी के बच्चे जेम और स्काउट को चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारे जो पापा हैं वो एक निगर लवर है, निगर यानी कि ब्लैक पर्सन। Scout is tempted to stand up for her father's honor by fighting, even though he has told her not to. तो स्काउट दूसरे बच्चों से लड़ती है ताकि अपने फादर के सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा सके। तो उसके फादर ने मना किया है, लेकिन फिर भी वो अपने फादर के लिए लड़ती है। वन नाइट एटिकस फेसेस अ ग्रुप ऑफ मैन इंटेंट ऑन लिंचिंग टॉम। तो एक रात एटिकस को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो टॉम को लिंच करने के लिए जाने वाले होते हैं। दिस क्राइसिस इज एवर्टेड इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर। Scout, Jem and Dill show up, and Scout inadvertently breaks the mob mentality by recognizing and talking to a classmate's father, and the would-be lynchers disperse. तो स्काउट, जेम और डिल वहाँ पहुँच जाते हैं, और स्काउट जो है उन लोगों से बात करती है और वो देखती है कि उन लोगों में एक जो व्यक्ति है, इंसान है, वो उसके क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे का फादर है। तो वो उससे बात करती है और उन लोगों को समझाती है, और वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं और वो टॉम रॉबिन्सन को लिंच नहीं करते, उसको नहीं मारते। एटिकस डज नॉट वांट जेम एंड स्काउट टू बी प्रेजेंट एट टॉम रॉबिन्सन्स ट्रायल। तो जब टॉम रॉबिन्सन का केस डिस्कस होने वाला था कोर्ट में, ट्रायल होने वाला था उसका, तब एटिकस नहीं चाहता है कि जेम और स्काउट कोर्ट में रहें। No seat is available on the main floor, but the Reverend Skykes, the pastor of California's church, invites Jem, Scout and Dill to watch from the colored balcony. तो वैसे भी मेन फ्लोर पर कोई जगह खाली नहीं बची थी, लेकिन जो रेवरेंड साइक्स हैं, कैलिफोर्निया के चर्च के जो पादरी हैं, पास्टर हैं, वो इनवाइट करते हैं तीनों बच्चों को कि आओ और हमारे साथ बैठकर तुम इस ट्रायल को देखो। तो कलर्ड बैल्कनी यानी कि कोर्ट में ऐसी बैल्कनी जहाँ पर सिर्फ ब्लैक्स बैठा करते थे, वाइट लोग वहाँ नहीं बैठते थे, वो जगह अलग से ब्लैक्स के लिए रखी गई थी। तो वहाँ पर बैठकर तीनों बच्चे उस ट्रायल को देखते हैं। एटिकस एस्टैब्लिशेस दैट महिला एवेल एंड हर फादर बॉब आर लाइंग। तो एटिकस कोर्ट में बोलता है कि महिला एवेल और उसका जो फादर है वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, और टॉम रॉबिन्सन ने माइला का रेप नहीं किया है। It is revealed that Myla had sexual advances toward Tom, resulting in her being beaten by her father. तो उल्टा ये बात पता चलती है कि महिला ने ही टॉम की तरफ सेक्सुअल एडवांसेस किए थे, और इस वजह से उसके फादर ने उसको मारा था। द टाउन्स पीपल रिफर टू द एवल्स एज वाइट ट्रैश हु आर नॉट टू बी ट्रस्टेड, बट द ज्यूरी कॉन्विक्ट्स टॉम रिगार्डलेस। तो टाउन के जितने भी लोग थे वो कहते हैं कि ये जो एवल्स हैं वो एक ख़राब फैमिली है, वाइट ट्रैश है, और इसका यकीन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो जूरी है, जो सारे जो जजेस बैठे हुए थे, वो टॉम को फिर भी एक कॉन्विक्ट घोषित करते हैं, यानी उसके ऊपर जो आरोप है वो तय हो जाता है कि हाँ उसने महिला एवेल का रेप किया है। जेम्स फेथ इन जस्टिस इज़ बैडली शेकन। तो जैसे ही टॉम को सज़ा सुनाई जाती है, जेम को बहुत बुरा लगता है, और उसका जो न्याय पर जो विश्वास था, जस्टिस पर जो विश्वास था, वो बुरी तरीके से हिल जाता है। Atticus is hopeful that he can get the verdict overturned, but Tom is shot and killed while trying to escape from prison. तो Atticus को ये विश्वास था कि वो किसी भी तरीके से इस फैसले को बदल देगा, लेकिन टॉम जेल से भागने की कोशिश करता है और तभी उसे मार दिया जाता है जेल में ही। Despite Tom's conviction, Bob Ewell is humiliated by the events of the trial. तो टॉम को मार दिया जाता है, लेकिन अभी भी वो जो बॉब एवेल होता है, महिला का फादर, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये सब हुआ,
कोर्ट में उन लोगों को आना पड़ा, उसको और उसकी बेटी को। एटिकस एक्सप्लेन्स दैट ही डिस्ट्रॉयड एवेल्स लास्ट श्रेड ऑफ क्रेडिबिलिटी। और एटिकस एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से उसने एवेल के ऊपर जो लोग विश्वास करते थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वो क्योंकि वो लोग विश्वास करने लायक नहीं है। तो एवेल वॉज रिवेंज। तो एवेल कहते हैं कि मैं तुमसे बदला लूँगा, जो मेरी इज्जत उछाली है इस कोर्ट में, मैं उसका बदला लूँगा। स्पिटिंग इन एटिकस फेस। और वो एवेल जो है एटिकस के चेहरे पर थूकता है। ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द जजेस हाउस एंड मिनेसिंग टॉम रॉबिन्सन्स विडो। और वो जज के घर में भी घुसने की कोशिश करता है एवेल, और वो टॉम रॉबिन्सन की जो विधवा होती है उसके सामने वो पिस्तौल दिखाता है। मिनेसिंग यानी पिस्तौल दिखाना। फाइनली ही अटैक्स जिम एंड स्काउट वाइल दे आर वॉकिंग होम ऑन अ डार्क नाइट आफ्टर द स्कूल हैलोवीन पेजेंट। और उसके बाद जब जिम और स्काउट अपने स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं एक रात, तब वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। जो बॉब एवेल होता है उनके ऊपर, उन दोनों बच्चों के ऊपर अटैक करता है। जेम सफर्स अ ब्रोकन आर्म। तो जेम का जो हाथ है वो टूट जाता है एंड इज़ नॉक्ड अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो जाता है। बट अमिड द कन्फ्यूजन समवन कम्स टू द चिल्ड्रंस रेस्क्यू। लेकिन जब ये सब हो रहा होता है, कोई आता है और उन बच्चों को बचा लेता है। द मिस्टीरियस मैन कैरीज जेम होम वेयर स्काउट रियलाइजेज दैट ही इज़ बू रैडली। और वो आदमी जो जेम को घर ले जाता है, स्काउट को पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो बू रैडली है। तो बू रैडली ने उन लोगों को, उन बच्चों को बचा लिया होता है। शेरिफ टेट अराइज एंड डिस्कवर्स एवेल डेड फ्रॉम अ नाइफ वूंड। तो तब पुलिस वाला शेरिफ टेट वहाँ आता है और उसे पता चलता है कि वो जो एवेल है वो मर चुका है और किसी ने उसको चाकू मार दिया है। एटिकस बिलीव्स दैट जेम वॉज रिस्पॉन्सिबल बट टेट इज सर्टेन इट वॉज बू। तो एटिकस को ऐसा लगता है कि शायद जेम ने उसको चाकू मार दिया होगा एवेल को, लेकिन टेट को ऐसा लगता है कि वो बू था, बू रैडली था जिसने चाकू मारा होता है एवेल को। द शेरिफ टेल्स एटिकस दैट टू प्रोटेक्ट बूज प्राइवेसी ही विल रिपोर्ट दैट एवेल सिंपली फेल ऑन हिज ओन नाइफ ड्यूरिंग द अटैक। तो शेरिफ एक अच्छा आदमी था और वो एटिकस को कहता है कि बू को बचाने के लिए वो ये झूठ बोलेगा कि एवेल खुद ही अपने चाकू पर गिर गया था अटैक के टाइम पे और मर गया। बू आस्क्स स्काउट टू वॉक हिम होम। और फिर बू रैडली स्काउट से कहता है कि मुझे अपने घर तक छोड़ आओ, और फिर स्काउट उसे अपने घर तक छोड़ आती है। आफ्टर शी सेज गुड बाय टू हिम एट हिज फ्रंट डोर ही डिसअपियर्स नेवर टू बी सीन अगेन बाय स्काउट। और उसके बाद फिर वो जब उसे उसके घर पहुंचा देती है तो उसे बाय करती है, और उस दिन के बाद से फिर कभी भी बू रैडली वहाँ दिखाई नहीं देता है, कभी भी दिखता नहीं है वो। While standing on the Radley porch, Scout imagines life from Boo's perspective. तो रैडली के घर के पास खड़े होकर स्काउट इमेजिन करती है कि बू की ज़िंदगी कैसी होगी, या जहाँ वो गया होगा किसी नई जगह पर। ऑब्वियसली वो इसलिए वहाँ से चला गया था क्योंकि उसी ने बॉब एवेल का खून किया था और वो पकड़ा ना जाए, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। तो स्काउट इमेजिन करती है कि बू की नई ज़िंदगी कैसी होगी। और यहीं पर हमारी नावल ख़त्म हो जाती है। और हमें नावल से यही सीखने को मिलता है कि कैसे हमें बुराई के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। तो आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।